नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीईटी एग्जाम 2024 से संबंधित राजस्थान जीके की क्लास में। तो 2000 प्रश्नों की क्लास में आज की हमारी 22वीं क्लास होने वाली है। तो आज के हम राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के मॉडल पेपर की। शुरू करते हैं आज के 35 प्रश्नों। बात करते हैं हम पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है 566वां प्रश्न। ये क्या है? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? जो अणुव्रत आंदोलन था उसकी शुरुआत कब हुई? जो अणुव्रत आंदोलन था उसकी शुरुआत 1945, 1957, 1949, 1950। तो अणुव्रत आंदोलन जो था वो किसके द्वारा चलाया गया? आचार्य तुलसी द्वारा। और अणुव्रत आंदोलन जो था वो कब चलाया गया? 1949 में। 1949 में अणुव्रत आंदोलन चलाया गया। और ये अणुव्रत आंदोलन का संबंध किस जिले से था? चूरू जिले से। और बात करें आचार्य तुलसी की, तो आचार्य तुलसी का संबंध भी तेरह पंथ से था। तेरह पंथ से। और तेरह पंथ जो इसके स्थापक कौन थे? तो संत स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ये इसके संस्थापक थे। और तेरह पंथ की बात करें तो तेरह पंथ जो था वो धर्म जैन धर्म से संबंधित था। जैन धर्म से संबंधित था। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित है? यानी भाती खत्री जो है वो किसे कहते हैं? मल्लीनाथ जी को, तेजा जी को, कल्ला जी को, हड़बू जी को। तो भाती खत्री या भाती जी ये किसे कहा जाता है? कल्ला जी को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कल्ला जी को गुजरात में भाती खत्री कहा जाता है। क्या, कहाँ पर? गुजरात में। कल्ला जी, वीर कल्ला जी की बात करें तो ये वीर कल्ला जी जो है इन्हें मतलब कि कहा जाता है, तो इन्हें चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। और ये जो है वो चित्तौड़ के कौन से शाखे से संबंधित? तीसरे शाखे से। चित्तौड़ के तीसरे शाखे से संबंधित हैं। और इनकी बात करें कल्ला जी की, वीर कल्ला जी राठौड़ का जो मंदिर है, मेन मंदिर, वो कहाँ पर है? रुनेला सलूम्बर। सलूम्बर या फिर सामलिया डूंगरपुर में है। सामलिया डूंगरपुर में है। और बात करें इनकी, तो चित्तौड़ के जो चित्तौड़ की भैरव पोल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल और हनुमान पोल है, उनके बीच में इनकी छतरी बनी हुई है। और इनकी कितने खंभों की छतरी है? चार खंभों की छतरी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? केला देवी करौली, करणी माता देशनोक, जीण माता जमवा रामगढ़ और रानी सती झुंझुनू। तो केला देवी का मंदिर करौली में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। करणी माता का देशनोक में, ये भी सही है। जीण माता का जमवा रामगढ़, जो जीण माता है उनका जमवा रामगढ़ में नहीं है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। तो जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। ये सुमेलित नहीं है हमारा। और जीण माता का मंदिर जो है वो रेवासा सीकर में है। कहाँ पर? रेवासा सीकर में है। और जीण माता मंदिर की बात करें, जीण माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जो पृथ्वीराज प्रथम था, सांबर का अंतिम चौहान शासक, उसके मतलब कि उसका सामंत था अट्टर, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और जीण माता का मंदिर जो है वो चौहानों की कुल देवी है। चौहानों की कुल देवी है। और मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। और इनके गीत जो हैं वो राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबे हैं, जिन्हें चिरजा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 569वां। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार और मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार और मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? पुष्कर, बारा, बांसवाड़ा, बूंदी। राजस्थान में कजली तीज का मतलब यहाँ छोटी तीज, इसका मतलब कि क्या त्योहार और मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जो कजली तीज का त्योहार और मेला प्रसिद्ध है वो तो बूंदी का प्रसिद्ध है। और बात करें छोटी तीज की, तो यहाँ पर प्रश्न छोटी तीज का था। छोटी तीज का त्योहार और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का। तीज की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर की। और आज जो छोटी तीज है उसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। कौन सी तीज? हरियाली तीज भी कहा जाता है। ये कब आती है? ये कब आती है? श्रवण शुक्ल द्वितीया को। और ये कब आती है? बूंदी में मनाई जाने वाली कजली तीज भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को। भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को आती है कजली तीज, जिसे बुढ़ी तीज या बड़ी तीज कहा जाता है। छोटी तीज हमारे बाद श्रवण शुक्ल द्वितीया को आती है। जयपुर में तीज की सवारी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है। वह कौन सा दुर्ग है जिसके चारों ओर खाई होती है? एरन दुर्ग, पारिक दुर्ग, दानवन दुर्ग। तो जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कौन सा कहलाता है? पारिक दुर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चारों ओर खाई होती है वो पारिक दुर्ग कहलाता है। चारों ओर खाई होती है ओनली। और चारों ओर खाई, कांटे और पहाड़ियाँ ये सब होती हैं, उसे एरन दुर्ग कहा जाता है। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार होती हैं, चारों ओर दीवार होती है, पारिक पारिक दुर्ग कहलाता है।
और पारीख दुर्ग, ये पारीख दुर्ग के चारों ओर खाई गई, इस दुर्ग का उदाहरण है भरतपुर दुर्ग। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग जो है वो इसका उदाहरण है। तानवन दुर्ग रेगिस्तान में स्थित दुर्ग को, रेगिस्तान में स्थित दुर्ग को, यहाँ पे मरुस्थल में स्थित दुर्ग को कौन सा कहते हैं, तो तानवन दुर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है। राव मालदेव की छतरी जो है राजस्थान के किस शहर में स्थित है, कोटा, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर। राव मालदेव की छतरी जो है वो जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर में स्थित है राव मालदेव की छतरी। और जोधपुर में स्थित है काका की छतरियाँ, काका की छतरियाँ। और बात करें तो मामा भांजे की छतरी भी यहीं पर स्थित है, मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी भी यहीं पर स्थित है। और कीरत सिंह सोडा की छतरी भी यहीं स्थित है, कीरत सिंह सोडा की छतरी। घोरादाई की छतरी भी स्थित है, घोरादाई की छतरी। और सेनापति की छतरी भी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है राजस्थान में, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ प्रसिद्ध है। यानी सोने चांदी की हवेली जो है कहाँ की है, लक्ष्मणगढ़ सीकर, पोखरण जैसलमेर, बिसाऊ झुंझुनू, मैहणसर झुंझुनू। तो हमारे राजस्थान की सोने चांदी की जो हवेली है वो कहाँ की है, मैहणसर झुंझुनू की। सोने चांदी की हवेली मैहणसर झुंझुनू की है, जिसमें सोने की चित्रकारी प्रसिद्ध है, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 573वां प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था। तो राजस्थानी चित्रकला है उसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन द्वारका प्रसाद शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, सौभाग्यमल गहलोत या राय कृष्णदास। तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन जो है वो आनंद कुमार स्वामी द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी द्वारा राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया गया। और ये कब किया गया, तो इनकी पुस्तक में किया गया 1916 में, जो इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई उसमें इसका वैज्ञानिक विभाजन किया गया। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो इनकी पुस्तक का नाम था हमारे कौन सी, राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स, ये इनकी पुस्तक का नाम था। और बात करें इनकी, तो इन्हें आधुनिक चित्रकला, जो आधुनिक चित्रकला है उसको प्रारंभ करने का श्रेय यहाँ पर आधुनिक चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन भी किया जाए ये कहा गया है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है। जो थेवा कला है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला है, उसका संबंध बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। तो मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है, प्रतापगढ़ से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। और थेवा कला, मीनाकारी थेवा कला, इसमें क्या होता है, कांच या फिर सोने चांदी पर चित्रांकन होता है, कांच सोने चांदी पर चित्रांकन होता है। और बात करें इसकी, तो थेवा कला जो है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। और महेश जी सोनी को 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो इसी के कलाकार हैं। अगला प्रश्न, रतवई लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है। जो रतवई लोकगीत हैं, मेवाड़, मारवाड़, मेवात, हाड़ौती। रतवई लोकगीत जो है उसका संबंध किस क्षेत्र से है, मेवात क्षेत्र से। रतवई जो लोकगीत है उसका संबंध मेवात क्षेत्र से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 576वां प्रश्न। 576वां प्रश्न क्या है, 576वां प्रश्न है हमारा, लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। भपंग का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है। तो भपंग की बात करते हैं, तो मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा, मारवाड़। तो भपंग का संबंध जो है वो किससे है, मेवात से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेवात से संबंधित है भपंग वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है तिवारा कर वसूला जाता है। तिवारा कर है वो किसके किससे वसूला जाता है, औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, कृषि पर। तो तिवारा कर जो है वो किसके किस पर वसूला जाता है, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर तिवारा कर मतलब कि वसूला जाता था। और एक होता है खरडा कर, तिवारा कर और खरडा कर। खरडा कर जो है वो किसके द्वारा, मजदूरों से लिया जाता था, मजदूरों से लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों से 1817-18 में अधीनस्थ संधियों की बातचीत की थी। तो 1817-18 में जो अधीनस्थ संधियाँ की थी ब्रिटिश सरकार ने, उसकी बात किस राजपूताना के देशी रियासत मतलब कि किस राजपूताना के मतलब कि वो इसका एजेंट कौन था, डेविड ओक्टरलोनी, चार्ल्स मेडकोप और ऑर्थर वेलीजली, जॉन जॉर्ज। तो किसने बात की थी 1817-18 की मतलब कि संधियों की, तो कौन था, तो मतलब कि चार्ल्स मेडकोप था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स मेडकोप। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स।
इसके आदेश पर मतलब कि चार्ल्स मेडकोव प्रतिनिधि के तौर पर आया था 1817-18 की संधियों में। और 1803 की संधियां हुई थी, 1803 की संधियां हुई थी। उसमें कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो था वो उस समय कौन था? प्रतिनिधि था। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय था फतेहपुर, खेतड़ी, झुंझुनू, सीकर। तो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर था? झुंझुनू में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, झुंझुनू में था शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई? 1835 में। 1835 में इसकी स्थापना की गई। और 1835 में हमारे जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई। 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? एरियनपुर। एरियनपुरा। एरियनपुरा किस में आता है? सिरोही में। एरियनपुरा हमारे सिरोही में आता था। और ये किस रियासत में आता था? तो पाली में आता था, ये पाली रियासत में आता था। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? मेजर डाउनिंग द्वारा। मेजर डाउनिंग द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां कहाँ के निवासी थे? जयदयाल और मेहराब खां कोटा के प्रमुख नेता थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो मथुरा धौलपुर, मथुरा करौली, धौलपुर कोटा, कोटा झालावाड़। तो जयदयाल और मेहराब खां जो थे वो कहाँ के निवासी थे? मथुरा और करौली के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मथुरा और करौली के थे। और कोटा का विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा का विद्रोह हुआ था। और इससे संबंधित और कौन नेता थे? जियालाल और रतनलाल। जियालाल और रतनलाल दो और इससे संबंधित नेता थे। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है निम्न निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का और हिंदी को मतलब कि राष्ट्रभाषा माना था? ये राष्ट्र है, राष्ट्रभाषा माना था। स्वामी राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो सर्वप्रथम स्वराज का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम स्वराज, स्वराज, स्वदेशी और क्या था? तो सर्वधर्म और स्वभाषा, इनका प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई, कलकत्ता, जयपुर, दिल्ली। तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था हमारे बम्बई में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बम्बई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 16 और 17 सितंबर 16 और 17 सितंबर 1927 1927 में इसका मतलब कि प्रथम अधिवेशन हुआ था। और बात करें इसकी, तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? रामचंद्र राव, बहादुर रामचंद्र राव इसके अध्यक्ष थे। विजय सिंह प्रतीक को उपाध्यक्ष बनाया गया था। विजय सिंह प्रतीक को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा आरा या निमेज कांड षड्यंत्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो आरा या निमेज षड्यंत्र से संबंधित कौन नहीं था? मोतीचंद, आमिरचंद, मानकचंद, जयचंद। तो आरा या निमेज कांड से संबंधित कौन नहीं था? तो इससे संबंधित कौन नहीं था? तो आमिरचंद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आमिरचंद जो था उससे संबंधित नहीं था। बाकी मोतीचंद, मानकचंद, जयचंद और कौन? जोरावर सिंह और कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आराया निमेर कांड से। और इन्हें किस जेल में रखा गया था? वेलूर जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है केसरी सिंह बारड ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित किया? मतलब केसरी सिंह बारड जो था उसने चेतावनी चुंगटिया जो कविता थी वो किसके लिए लिखी? महाराणा प्रताप, महाराणा अजीत सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा मिर्जा राजा जय सिंह। चेतावनी चुंगटिया जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? अर्जुन लाल सेठी द्वारा। और ये किसके लिए थी? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए। और चेतावनी चुंगटिया जो थे वो 13 सोरठे थे। और किसमें थे? डिंगल भाषा में थे। और महाराणा फतेह सिंह को लिखे गए। और महाराणा फतेह सिंह ने सुनकर मतलब कि 1903 जो था उसके दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। चेतावनी चुंगटिया सुनकर दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? बीकानेर राज्य परिषद 1936, 1940, 1990, 1945। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में हुई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा,
1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की और किसके द्वारा की गई? रघुवर दयाल गोयल द्वारा। रघुवर दयाल गोयल द्वारा। अगला प्रश्न है कृषक आंदोलन और नेता कौन से सम्मिलित नहीं है? कौन से गलत सम्मिलित हैं? तो बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी, बिजोलिया विजय सिंह प्रतीक, बूंदी नैनूराम शर्मा, बेगू रामनारायण चौधरी। तो बेगू के रामनारायण चौधरी थे, करेक्ट हैं। बूंदी के नैनूराम शर्मा थे, बिजोलिया के विजय सिंह प्रतीक थे। एक बीकानेर में हमारे नरोत्तम लाल जोशी नहीं थे। बीकानेर से संबंधित हमारे कौन थे? तो आप कमेंट करके बताइए बीकानेर से संबंधित कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी और हरदयाल। नरोत्तम लाल जोशी और हरदयाल जो थे वो किससे संबंधित थे? तो ये हमारे संबंधित है शेखावटी या जकात आंदोलन से। शेखावटी या फिर जकात आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है? बागोर, बेराट, आहड़, रेंड। तो दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ये बेराट सभ्यता से संबंधित है। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी 1936-37 में और 1961-62 में कैलाश चंद्र दीक्षित और नीलरतन बनर्जी 1961-62 में इन्होंने उत्खनन किया था। और बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। जो प्रत्यार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, उनकी राजधानी थी मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। सर्वप्रथम हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मंडोर। मंडोर के बाद में मेड़ता स्थापित की गई नागभट्ट प्रथम द्वारा मेड़ता को स्थापित किया गया। मेड़ता के बाद फिर से जालोर को स्थापित किया और जालोर भी नागभट्ट प्रथम द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है चौहानों की प्रथम प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की सांबर, सपालदक्ष, छतरपुर, अजमेर। तो चौहानों का मूल स्थान तो था हमारे सांबर या सपालदक्ष ये तो मूल स्थान था इनका। और बात करें इनकी प्रारंभिक राजधानी तो छतरपुर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, छतरपुर इनकी प्रारंभिक राजधानी मिलती है। सांबर या सपालदक्ष इनका मूल स्थान था। और बात करें इसकी मूल स्थान पर इसकी स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान ने की। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं? वीर विनोद के श्यामल दास के अनुसार 24, 36, 33, 27। तो कितनी शाखाएं हैं? 36 शाखाएं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वीर विनोद के अनुसार 36 शाखाएं हैं गुहिलों की। और बात करें तो 24 शाखाएं जो है वो नैन्सी और कर्नल टोड के अनुसार गुहिलों की 24 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है वाल्दा सिरोही किस खनिज की प्रसिद्ध खान है? मैग्नीज, टंगस्टन, लौह इस्पात, तांबा। तो वाल्दा सिरोही जो है किस खनिज की प्रसिद्ध खान है? टंगस्टन की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन की खान है डेगाना नागौर और वाल्दा सिरोही ये किसकी खान है? टंगस्टन की प्रमुख खान है। अगला प्रश्न राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहाँ स्थापित किया गया? खारिया खंगार जोधपुर, खोटन नागौर, मंगरोल चित्तौड़गढ़ या ब्यावर। तो पहला कारखाना सफेद सीमेंट का राजस्थान में 1984 में कहाँ स्थापित किया गया? खोटन नागौर में पहला कारखाना स्थापित किया गया। खारिया खंगार जोधपुर में सेकंड कारखाना स्थापित किया गया। मंगरोल चित्तौड़गढ़ में तीसरा कारखाना स्थापित किया जो जेके सीमेंट का था। ये अल्ट्राटेक सीमेंट से संबंधित था खारिया खंगार जोधपुर में। अगला प्रश्न भारत में कुल चना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कुल चना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तीसरा स्थान है। दूसरा स्थान हमारे मूंगफली उत्पादन में है, और ये कहाँ पर होती है? बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और चना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ और चूरू में चना उत्पादन सर्वाधिक होता है। पहला स्थान हमारे बाजरा का है। राजस्थान कुल भारत की बाजरा का 22% उत्पादन करता है। 1/5 भाग उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लसवारी नदी किस नदी का उपनाम है? काकने नदी, घग्गर नदी, लूनी नदी, बांडी नदी। तो लसवारी नदी किस नदी का उपनाम है? तो ये हो जाएगा हमारे
जो लसवारी नदी है वो किस नदी का उपनाम है? तो ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक होगी, रूपारेल नदी का। रूपारेल नदी का उपनाम है कौन सी? लसवारी नदी। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से। उदयनाथ की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? अलवर में है। और ये किस जिले की प्रमुख नदी है? डीग जिले की। डीग या भरतपुर जिले की प्रमुख नदी है। और इसके किनारे कौन सा बांध है? सीकरी बांध। सीकरी बांध स्थित है रूपारेल नदी के किनारे। और रूपारेल नदी को लसवारी नदी भी कहते हैं। काकनी नदी, ऑप्शन ए जो है वो काकनी नदी है। काकनी नदी को मसूरती नदी भी कहा जाता है। ये जैसलमेर की नदी है और सबसे छोटी नदी है काकनी नदी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी लिफ्ट नहरें संचालित हैं? 6, 7, 8, 9। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी लिफ्ट नहरें संचालित हैं? 7। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 7 लिफ्ट नहरें संचालित हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और इसे आधुनिक भारत का तीर्थ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रताप कृष्ण लोहरा, आई.डी. दुआ, डी.पी. गुप्ता, कांता कथूरिया। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आई.डी. दुआ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई.डी. दुआ फर्स्ट लोकायुक्त थे। प्रताप कृष्ण लोहरा जो है 13वें लोकायुक्त हैं या फिर वर्तमान लोकायुक्त हैं। जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956, 1955, 1951, 1959। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई, जबकि पर्यटन निदेशालय राजस्थान में पर्यटन विभाग निदेशालय या पर्यटन पर्यटन निदेशालय इसकी स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई। निदेशालय की स्थापना 1955, 1956 में विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब घोषित हुई? 2021, 2022, 2019, 2010। पवन एवं हाइब्रिड नीति जो थी वो कब घोषित हुई? 2019 में। पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति। इससे पहले 2011 में हमारे सर्वप्रथम सौर ऊर्जा नीति आई थी, 2011 में आई थी। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 52%, 28%, 34%, 54%। 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 52.1%। 52.1% महिला साक्षरता थी और 79.2%, 79.2% पुरुष साक्षरता थी। और राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.11%। 66.11% हमारे राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न 600वां प्रश्न। तो 600 प्रश्न यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। तो 2000 प्रश्नों की सीरीज में हमने 600 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कनक सागर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी, बारा, उदयपुर, धौलपुर। तो कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बूंदी में स्थित है कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज की क्लास समाप्त होती है और 600 प्रश्न भी हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और 2000 प्रश्नों की सीरीज में हमारे 600 प्रश्न से पहले प्रश्न जो भी वो हो चुके हैं उन क्लासों को अवश्य देखें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।